अब देश में त्योहारी सीजन का वक्त है। अगले हफ्ते रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, आगे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और ठीक इसी वक्त देश में शादियां भी बहुत सारी होती, शादियों का सीजन भी आ गया है और ऐसे में चीनी की कमी हो गई है। हालात इतने गंभीर है कि चीनी की कीमतें अब बेकाबू हो रही हैं। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने आनन फानन में 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की परमिशन देनी पड़ी। इतना ही नहीं, हर महीने 10 टन से अधिक खपत वाले थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, यानी अब वो सिर्फ 15 दिनों की खपत की चीनी ही रख सकेंगे। सवाल ये कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों में से एक भारत में अचानक चीनी कम कैसे पड़ गई? दाम सिर्फ चीनी के ही नहीं बढ़े, गुड़, मक्के का आटा, ब्रोकन राइस यानी कनकी चावल, सबके दाम बढ़ गए हैं। अब चीनी के बड़े दाम से बाकी चीजों का क्या है कनेक्शन, ये भी बताऊंगा। पहले एक नजर डालिए किस तरह पिछले 3 महीने में इन चीजों के दाम बढ़े हैं। जो चीनी 3 महीने पहले 48 रुपए प्रति किलो बिकती थी, वो करीब 40% बढ़कर 67 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। गुड़ 24% बढ़कर 50 रुपए से 65 रुपए किलो पर आ गया है। ब्रोकन राइस 25 रुपए से 16% बढ़कर 29 रुपए आ चुका है। मक्के का आटा जो 3 महीने पहले 36 रुपए किलो बिकता था, वो बढ़कर 40 रुपए हो चुका है। ये सब 3 महीने की बात है। इडली रवा, राइस फ्लोर 38 की जगह 42 रुपए का पर किलो मिल रहा है। और तो और पशु आहार यानी चारा भी 10% बढ़कर 32 रुपए किलो हो गया है। पिछले कुछ सालों से इन चीजों के दामों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी इस दौर में नहीं देखी गई थी। आपको याद होगा, इसी हफ्ते चक्रव्यूह में हमने आपको रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हवाले से आगाह किया था। हमने बताया था कि किस तरह इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन की करीब 10% या लगभग 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया है। खुद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, जो कि प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, उन्होंने हाल ही में एक लेख के जरिए सरकार को अलर्ट किया। सीईए ने साफ शब्दों में कहा था कि एथेनॉल योजना के जरिए ऊर्जा सुरक्षा से होने वाले फायदों की तुलना उन अनदेखे नुकसानों से भी की जानी चाहिए जो कृषि क्षेत्र और खाद्य अर्थव्यवस्था को सहने पड़ रहे हैं। सीईए का इशारा पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर था। अब समझिए कि एथेनॉल बनता किससे है और इसकी वजह किस तरह आपके रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। मानकों के अनुसार पेट्रोल में मिलाए जाने वाला एथेनॉल में 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज का प्रयोग का होता है। बाकी का 33% हिस्सा गन्ने और उसके उत्पादों का होता है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों को देखें तो देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बना। इसे बनाने के लिए 1 करोड़ 33 लाख टन अनाज और 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ने का शीरा लगा। इसमें अकेले 34 लाख टन गन्ना शामिल था। असली समस्या यहीं से चीनी की कम की शुरू होती है। जो खराब अनाज पहले पशु आहार यानी कैटल फीड और पोल्ट्री फीड बनाने के काम में आता था, वो एथेनॉल की फैक्ट्रियों में अब भेजा जाने लगा। उपलब्धता घटने से पशु आहार 8 से 10% तक महंगा हो गया। जानवरों का चारा महंगा हुआ तो सीधा असर दूध और अंडे की कीमतों पर पड़ा, जो अब 5 से 10% तक महंगे हो चुके हैं। तो ये तो हुई आम आदमी के घर के रसोई की बात। अब जरा शुगर मिलों और ट्रेडर्स का हाल भी सुन लीजिए। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी आईएसएमए के मुताबिक 2025-26 में पेराई से पहले मिलों का ओपनिंग स्टॉक 47 लाख टन था। वहीं 2026-27 के पेराई सीजन से पहले यह स्टॉक 32 लाख टन बचा है। बड़ी वजह यह है कि साल 25-26 में 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना शीरा एथेनॉल बनाने में लग गया। बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव बाइंग और पैनिक बाइंग वो लगभग 1.5 से 2 महीने का स्टॉक अपने पास रख रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो चीनी बाजार में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं गोडाउन में है। शुगर प्राइसेस में इंक्रीज इसलिए हुआ, शुगर केन काफी E20 एथेनॉल जो कि पेट्रोल ब्लेंडिंग में आ रहा था वहां इस्तेमाल हुआ। तो अब आने वाला फेस्टिवल सीजन है, अब फेस्टिवल सीजन में तो और डिमांड बढ़ेगी। जाहिर है चीनी की बढ़ती कीमतों पर अब दावों और पलटवारों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ इस्मा के महानिदेशक दीपक बलानी दावा कर रहे हैं कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, यह सिर्फ स्टॉक होल्डिंग का नतीजा है। लेकिन अर्थशास्त्री आकाश जिंदल सीधे तौर पर एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को इस महंगाई की बड़ी वजह बताते हैं। इस बीच सरकार की ओर से पीआईबी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एथेनॉल उत्पादन से चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। सरकार के मुताबिक एथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन 2022-23 के 12% से घटकर अब करीब 9% रह गया है।
असलियत यह है कि देश का लगभग 3/4 एथेनॉल अब गन्ने से नहीं बल्कि मक्के जैसे अनाजों से बन रहा है। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि भारत ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्राजील वो देश है जो पूरी दुनिया में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सबसे आगे है, लेकिन उन्होंने अपना मैनेजमेंट बहुत सही कर रखा है। और भारत की स्थिति क्या हो गई है वो इस डेटा से आप समझ सकते हैं। वाणिज्यिक मामलों के मंत्रालय के एक डेटा के मुताबिक 2022-23 में 1,33,00,000 टन चीनी और उससे बने उत्पादों का निर्यात हुआ। 2023-24 में 51,35,000 टन निर्यात की गई। 2024-25 में निर्यात घटकर 38,43,000 टन तक सीमित हो गया। और अब वर्ष 2026-27 में चीनी के निर्यात का आंकड़ा 0 रह सकता है, क्योंकि इस बार आयात करने की नौबत आ गई, यानी हम चीनी को बाहर से मंगाने वाले हैं। जब मुद्दा रसोई और महंगाई का हो तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। चीनी की इस कड़वाहट पर अब राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। विपक्ष सीधे तौर पर मोदी सरकार की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। 10 लाख टन शक्कर इंपोर्ट की जा रही है। अब बताइए, अगर विदेश से 10 लाख टन शक्कर आ रही है और भारत पूरी दुनिया में शक्कर के उत्पादन का नंबर 1 देश है, जो हमेशा शक्कर को एक्सपोर्ट करता रहा है, तो कुल मिलाकर उसमें मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी में है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग। कांग्रेस फिर एक बार किसी भी समस्या के ऊपर राजनीति करने से चूकती नहीं है, और वह इसको एथेनॉल के साथ जोड़ के जनता के अंदर रोष पैदा करने का प्रयास कर रही है। नेताओं के इन बयानों से अलग हकीकत यह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक शानदार नीति हो सकती है। विदेश से आने वाले कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए यह जरूरी भी हो सकती है। लेकिन क्या पेट्रोल बचाने की होड़ में हम अपनी फूड सिक्योरिटी और गरीब की थाली को दांव पर लगा सकते हैं? क्या पेट्रोलियम मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं होना चाहिए? सरकार को यह तय करना होगा कि गाड़ियों का पेट भरने के लिए आम आदमी की रसोई खाली ना हो जाए, जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार चिंता भी जता चुके हैं। और अब वक्त है पब्लिक व्यू का। कार्यक्रम के आखिर में आ गए, उन्हें आपकी राय क्या है? पहला पब्लिक व्यू सीजेपी के हमले के ऊपर ऋषभ मिश्रा का है। सीजेपी पर हो रहे हमले दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से सीजेपी पार्टी को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र सीजेपी ही युवाओं और देश हित से जुड़े मुद्दे उठाती है। प्रतिमा मौर्य का E20 की खबर पर है ट्वीट। E20 पर लोक भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है तो ऐसा दिखना भी तो चाहिए। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।